आदाब, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। एक फौजी, एक वर्दी पहनने वाला शहीद भी हमारे और आपके जैसा ही होता है। उसके भी अरमान होते हैं, उसके भी ख्वाब होते हैं, उसकी भी तमन्नाएं होती हैं। वो घर से दूर जब ड्यूटी पर तैनात होता है तो घर की बहुत याद आती है। अपने मकान के दरो दीवार याद आते हैं, खेत खलिहान याद आते हैं, बचपन याद आता है, बचपन के दोस्त अहबाब याद आते हैं। माँ ने बाजू पर हिफाजत का जो तावीज़ बांधा होता है, ना जाने उसे कितनी बार चूम कर जवान रो देता है। फिर कभी अपने जेब से बटुए को निकालकर खिलखिलाते हुए बच्चे की तस्वीर में अपना चेहरा ढूंढता है। कभी गांव के दरवाजे पर खटिया पर लेटे बाप की नसीहतें दिलो जहन में सफ़र करने लगती है। और जानते हैं, जब तन्हाइयाँ सताने लगती है तो उसे अपनी बीवी की तस्वीर नज़रों के सामने ऐसे दिखाई देती है जैसे उसने पहली बार उसे दुल्हन के पोशाक में देखा था। घर से जब पिताजी का फ़ोन आता है तो वो कहते हैं, बेटा बरसात बहुत हो रही है, मकान टपक रहा है। तो बेटा कहता है, बाबूजी इस बार आऊँगा तो पक्का मकान बनवाऊँगा। पिताजी तो फ़ोन रख देते हैं, लेकिन ड्यूटी पर खड़ा बेटा दिल ही दिल में पूरे मकान का नया नक्शा बना लेता है कि वो जब टीन का शेड तिरछा हो गया है उसे ठीक करवाऊंगा, मिट्टी वाला कमरा सीमेंटेड करवाऊंगा, अम्मा का कमरा भी पक्का करवाऊंगा, पैसा बचा तभी बच्चों वाला कमरा बनवाऊंगा। सोचिए, इतने अरमानों को अपने दिल की चारदीवारी में कैद करके वो अपने फर्ज पर निकलता है, डटा रहता है, जमा रहता है। वो डगमगाता नहीं है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है, क्योंकि एक फौजी को इन तमाम मोहब्बतों से ज़्यादा अपने मुल्क की मोहब्बत अजीज़ होती है। वो जुनून की हदों से भी ज़्यादा अपने मुल्क की मिट्टी और धरती को प्यार करता है। जब भी उसकी आंखों की सरहदों पर आंसुओं का सैलाब आता है तो मुल्क की सरहदें उसके अश्कों को रुमाल बनकर पोंछती है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हम इन वीरों की गाथाओं को सामने ला रहे हैं और उनके हक की आवाज़ उठा रहे हैं और एक परचम लहरा रहे हैं। जय हिंद जनाब। मुल्क की हिफाजत की ललक दिल में पाले जवानों का सबसे रोशन पहलू यही होता है कि इन्हें जान की परवाह नहीं होती। ये वतन के ज़ियाले बड़े से बड़े दुश्मन से टकराने की हिम्मत रखते हैं। वतन की हिफाजत का अरमान अपनी जान निसार करके पूरा करते हैं। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान गुलाम मुस्तफ़ा की। गुलाम मुस्तफ़ा 2019 में मिलिटेंटों के साथ हदवाड़ा मुठभेड़ में अपने 3 साथियों के साथ शहीद हो गए। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। मैं अपने टूटे हुए दिल के दर्द अंगेज नालों और फरियादों को जब लिखने बैठता हूँ तो आंखों से आंसू तो आते ही हैं। दिल में मेरे जवान अरमान वतन परस्ती की अंगड़ाइयां लेने लगते हैं। हिंदुस्तान जिस दरिया के साहिल पर आज सुकून और इत्मीनान से तरक्की का सफर तय कर रहा है, उसमें पानी नहीं, हमारे शहीदों के खून के धारे मौजे मार रहे हैं। भारत माँ के अजीम नक्शे की बुनियाद के गारे हमारे शहीदों के खून से साने गए हैं। भला सोचिए, हम उन्हें कैसे भुला दें। हम उनकी कुर्बानियों से कैसे नजरें चुरा लें, उनके अरमानों को कैसे घुटता हुआ देख लें। ये कुनबा जम्मू कश्मीर पुलिस में अपने खिदमात अंजाम दे रहे गुलाम मुस्तफ़ा का है, जो आज भी जम्मू कश्मीर के हंदवारा के आखिरी गांव
डोगरीपुर में आबाद है। यही इनका आबाई गांव है। गुलाम मुस्तफ़ा 2019 में हंदवाड़ा में मिलिटेंटों के साथ मुठभेड़ में अपने 3 साथियों के साथ शहीद हो गए। गुलाम मुस्तफ़ा ने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन क्या हम अपना फर्ज नहीं निभा सकते? जो वतन पर शहीद होता है वो अकेला अपने घर का फर्द नहीं बल्कि पूरे मुल्क का लाल होता है। तो पहले यही जानते हैं कि शहादत के बाद गुलाम मुस्तफ़ा के घर वालों पर क्या गुजर रही है, किस हाल में है, कैसे चल रही है शहीद के कुनबे वालों की जिंदगी की गाड़ी। जब से मामू शहीद हुए हैं 4 साल होने को हैं, जॉब नहीं मिली है अच्छे से, तो वो प्रॉब्लम भी हो रही है। आज तक हमारा नहीं हुआ है ऑर्डर भी बेचारे साहब का, तो बहुत सारी प्रॉब्लम इस घर में होती हैं। गुलाम मुस्तफ़ा अपने पीछे पूरा भरा खानदान छोड़ गए। 2 बेटे और 2 बेटियां। दोनों बेटियों और एक बेटे की शादी हो चुकी है। घर वालों को रिलीफ के तहत राहत की आखिरी रकम मिलती है, लेकिन घर वालों का कहना है कि इससे गुजारा नहीं होता। गुलाम मुस्तफ़ा घर के सरपरस्त थे, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन वालिद की जगह बेटे को नौकरी देने का जो वादा किया गया था, तकरीबन 2 बरस बाद भी उस वादे को पूरा नहीं किया गया है। बेटे को नौकरी पाने के लिए भटकना पड़ रहा है। घर वालों का कहना है कि गुलाम मुस्तफ़ा के बाद क्या बताएं कि हम पर क्या गुजर गई। बस इतना जान लीजिए कि गमों का पहाड़ टूट पड़ा। नीचे को सुबह हमें पता लगा कि इस तरह हमारे पापा शहीद हो गए, तो उसके बाद शहीद हो गए लाया घर में। मतलब उसके बाद यहाँ पर मिश्रा साहब भी आए थे, जिलानी साहब भी आए थे, तो फिर हमारे कागज़ डॉक्यूमेंट हमारे तैयार हुए, जो पैसे रिलीज़ थी वो भी मिली। तो अभी एक ऑर्डर हमारा बाकी। तो आपको कुछ बनने का इरादा है? अभी आप क्या कर रहे हैं खुद? मैंने हाफिज़ किया दारुल में जी। तो अब मेरा ऑर्डर बन रहा है इंशाल्लाह। अच्छा। तो ज्वाइन करूँगा। तो नौकरी करने का इरादा है अब आपको? जी इंशाल्लाह। और क्या, घर में छोटा भाई है, वो पढ़ रहा है पहलगाम में आर्मी स्कूल में। खुश मिजाज और मिलनसार तबीयत के मालिक गुलाम मुस्तफ़ा अपने गांव के हर शख्स और फर्द के अजीज थे। उनकी शहादत पर गांव वालों को रंज और गम जरूर है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा गांव वालों को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। गांव वालों को आज भी गुलाम मुस्तफ़ा की बहुत याद आती है। लोग कहते हैं कि वो जब छुट्टियों पर आते थे तो बहुत खुश रहते थे। बच्चों को प्यार, बुजुर्गों का एहतराम उनकी शख्सियत का रोशन पहलू था। हमें बहुत अच्छा लगता था क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट उसकी तारीफ कर रहा था। बड़े बड़े लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उसका रहन सहन, उसका उठना बैठना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो ड्यूटी उसने कितने साल की पुलिस में? 18 साल 19 साल उसकी हो गई सर्विस। इसकी जो पत्नी है वो कैसे अपना गुजारा करती हैं, क्या कुछ चलता है? उसका गला बस जो रिलीफ मिला उसी से उसका गुजारा चल रहा है। अच्छा। हाँ, 21 ग्रेजुएशन मिली, उसकी वो पेंशन मिल रही है, उसकी आधी तनख्वाह, उसी पर उसका गुजारा चल रहा है। जी सर। तो ये गर्व है आपको, आपका जो भाई हैं देश के लिए उन्होंने अपने जो प्राण दे दिए, और अभी उनके बच्चे भी अब हैं इस वक्तन, और उनकी भी पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है, साथ में उनकी 2 बेटियों की शादी भी हो। हाँ जी, हाँ जी 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 सर। महकमा ने किया, बहुत हेल्प किया, बेटी की शादी पर भी उन्होंने हेल्प किया, और भी आगे करेंगे। हम महकमा से हम बहुत शुक्रगुजार हैं। गुलाम मुस्तफ़ा की अहलिया उस दिन को याद करते हुए कांप जाती हैं जिस रोज उन्हें अपने शौहर की शहादत की मनहूस खबर मिली। वो बताती हैं कि उस दिन उनका फोन बंद आ रहा था, तबीयत बहुत परेशान हो रही थी। कई घंटे गुजर गए, कोई खबर गुलाम मुस्तफ़ा की नहीं मिली, तो बीवी बच्चों के साथ साथ घर के तमाम अफराद तशवीश में थे और उनकी खैर व आफियत के लिए दुआएं कर रहे थे। मरियम बताती हैं कि रात उनकी खैरियत की बेचैनी में गुजरी तो सुबह मनहूस खबर आई। खबरें गम सुनकर पूरे गांव में अजीब सा मंजर था। चारों तरफ गम का माहौल, दर्द और रंज के आंसू, मातम, सन्नाटा और शहादत के किस्से। 2 दिन से एनकाउंटर चल रहा था, उसी में सुना वो शहीद हो गया।
फिर हम गए उधर। तो आपका गुजारा अभी कैसे चलता है? उसी एक्सग्रेशिया रिलीफ से जो सरकार ने दिया? जी उसी से वही रिलीफ मिलता है और पेंशन, उसी पर गुजारा करें। तो महसूस होता है आपको कि आपके जो पति हैं शहीद हो गए अभी? जी 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 महसूस होता है, बहुत दुख हुआ, मगर क्या करें, अल्लाह की मर्जी थी। जी हम मामू से बात करते रहते थे अक्सर इस बारे में, जॉब के बारे में। मामू का रहन सहन अच्छा था, सबके साथ उठना बैठना अच्छा था, आज तक भी किसी ने उसकी बुराई नहीं की है, हर एक से अच्छा बर्ताव था। मामू के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है घर में, हर एक चीज़ से लेके तकलीफ़ होती हैं, जो वो मामू करते थे वो हम मैनेज नहीं कर पाते। ऐसे ही जब मामू का इनकाउंटर हुआ था 2 दिन थे, हम कॉल कर रहे थे तो मामू का फ़ोन एक साफ स्विच ऑफ आ रहा था। फिर पता नहीं किसने कॉल किया जम्मू से, तो कहा कि ऐसे शहीद हो गए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं चल रहे थे अच्छे से। फिर जब हुआ तो बहुत दुख हुआ, तब से आज तक देखिए बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। और ऊपर से हमें ऑफिस के मामू के डिपार्टमेंट से भी पूरा सपोर्ट नहीं मिला है, क्योंकि 4 साल होने को हैं। वतन पर मरने वाले अपनी शहादत से मुल्क को तो सुरखरू कर जाते हैं, लेकिन यादों का क्या, उन बातों का क्या जो उनके घर वालों को बार बार सताती है। इन यादों और बातों को उस वक्त और तकलीफ पहुंचती है जब उनसे किए गए वादों को पूरा नहीं किया जाता। हमने ये आगाज किया है, हमने हिम्मत की है कि हम अपने वीर सपूतों की आवाज़ उठाएंगे, उनके मुनासिब हक की हुसूली के लिए हर मुमकिन कोशिश और जतन करेंगे। हम सोए हुए ज़मीरों को झिंझोड़ेंगे, हम सूखे हुए सहरा में भी पानी की तमन्ना के लिए आवाज़ लगाएंगे और तमाम वतनवासियों से ये कहेंगे कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। ऐसे में इनकी अपेक्षाएं अब सरकार से यही हैं कि उनको कहीं ना कहीं उनके बेटे को जो है उसको एक सरकारी नौकरी जो कि प्रशासन ने उनको उनके साथ वादा किया था कि उनको वो दिया जाए, तो यही उनकी जो है मांग है। कहीं ना कहीं अब सरकार को यहाँ पर इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके जो समस्याएं हैं, उनका समाधान ढूंढा जाए। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, डोगरीपुरा, हंदवारा। थैंक यू फारूक, थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ ग्रेट स्टोरी। मैं सैल्यूट करता हूं फारूक को, जो एक क्रिटिकल सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट वाली वैली से वो हमें स्टोरीज दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को वो दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगा, आप सही मायनों में अगर देशभक्त हैं तो मैं चाहूँगा, मेरी ये गुजारिश है कि जय हिंद जनाब जो आप YouTube पर देख रहे हैं या हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे जी सलाम को YouTube पे, और मैं तब ये मानूंगा कि इस मुल्क से सही मायनों में आप मोहब्बत करते हैं। आपने जो विजुअल्स में देखा, आपने जो इंटरव्यू सुना उस बच्ची का, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये बेईमानी है, क्योंकि उनकी बातें, उन बच्चों की बातें, उनकी वाइफ की बातें अभी भी आपके कानों में गूंज रहा होगा, एक एक शब्द इको कर रहा होगा। तो उन बातों को, उन शब्दों को सोचकर आप इस परिवार के साथ जुड़े। आज हमारे साथ जुड़े हैं SP वैद साहब, जो फॉर्मर DGP हैं जम्मू कश्मीर के, और याना मीर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी जुड़े हैं हमारे साथ, और शहीद गुलाम मुस्तफ़ा जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके परिवार के लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ। मैं सैल्यूट करता हूं उस परिवार को। मैं बात करना चाहूँगा ख़ास तौर पे SP वैद साहब की मैं जिक्र करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे
मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं उनके ऊपर, काफ़ी क्राइसिस से उनकी ज़िंदगी गुजरी है, लेकिन उन्होंने बहुत खिदमत भी किया है। वहाँ पे कम से कम 1000 से ऊपर लोगों को उन्होंने जॉब दिया है। भारत पेट्रोलियम ने उसमें मदद की है। मैं सैल्यूट करता हूँ ऑल दीज इनिशिएटिव्स ऑफ मिस्टर SP वैद। थैंक यू वेरी मच सर वैद साहब फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम। आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा वैद जी कि योर एक्सपीरियंस इन जम्मू एंड कश्मीर इन दैट कॉन्फ्लिक्ट रीजन, हाउ टफ इट वाज, कितना टफ था आपके लिए? आदाब। सबसे पहले तो मैं जी सलाम का शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने ऐसा प्रोग्राम लाया जो हमारे शहीदों के परिवार की जो एक्चुअल कंडीशन है ऑन ग्राउंड उसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं आपको जम्मू कश्मीर पुलिस दिल की गहराइयों से सलाम करेगी। जी सलाम को सच में। दूसरा, ये जो आपने जय हिंद जनाब प्रोग्राम शुरू किया, ये बहुत ही अनमोल है हमारे लिए, और कोई हमारे पुलिस परिवार का आवाज बनने के लिए खड़ा हुआ, तो मैं इस प्रोग्राम के लिए जी सलाम का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से पुलिस परिवार के हर बाशिंदे की तरफ से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। दूसरा, हमारे शहादत जो हमारे शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, गुलाम मुस्तफ़ा जी, उनको मेरी श्रद्धांजलि और उनके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब। आपके सवाल पर आते हुए मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हम जितना कुछ भी उन परिवार के लिए करें वो कम होगा, क्योंकि देखिए आप जो मर्जी कर लें, लेकिन उनको हम उनके परिवार को उनका आदमी लाके नहीं दे सकते, और वो जो कमी है वो हमेशा दिल में चुभती रहेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा मुल्क इनकी शहादत को नहीं भूले। गुलाम मुस्तफ़ा जी की तरह बहुत सारे, जम्मू कश्मीर ने 1600 कुर्बानियां दी, 1600 से ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा SPOs भी हैं। और अगर पूरे देश की बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी और टेररिज्म को जो आप रोज सुकून की जिंदगी गुजारते हैं, उसको फेस करते हुए टेररिज्म को और इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इंडियन पुलिस ने आज़ादी से आज तक 35,000 से ज़्यादा कुर्बानियां दी। तो यहाँ तक जम्मू कश्मीर पुलिस का सवाल है, मैं 90 से ही 1990 से जब ये टेररिज्म पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार शुरू की, तब हम यंग SP होते थे, तब से DGP तक 2019 में मैं रिटायर हुआ। हमने ये सारा दौर देखा, इसका उतार चढ़ाव देखा, और इसमें जो शहादत हमारे लोगों ने दी उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिली। पूरी इंडिया में तो क्या मैं कहूँगा, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। और कितना मुश्किल है उन परिवारों के लिए जो अपने बच्चों को खो बैठते हैं। जो आप उसका सोचें, जो बीवी अपने पति को खोती है, जो बहन अपने भाई को खोती है, जो माँ बाप अपने बेटे को खोते हैं, जो बच्चे अपने बाप को खोते हैं, कितना बड़ा ये कुर्बानी है, और हमारे मुल्क को इसको भूलना नहीं चाहिए। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत मुश्किल दौर से हम इन 30 सालों में निकले, और मैं अपना DGP का पीरियड बताना चाहूँगा कि उस पीरियड में भी बहुत सारी टेररिस्ट अटैक हुए। मैं 2016 से 2018 तक DGP था, और काफ़ी शहादतें हमारे लोगों की हुई। जो परिवार हैं, इनके लिए पहले मैं
बताना चाहूंगा कि एक्स ग्रीशिया की रकम बहुत कम होती थी, तो हमने टेकअप किया कि इसको बढ़ाना चाहिए। और मुझे खुशी है, जब मैं डीजीपी था उस वक्त शायद 27 लाख रुपया टोटल पैसा मिलता था। हालांकि इस पैसे से नहीं जिंदगी चल सकती, लेकिन एक थोड़ी मदद होती है। आज मुझे खुशी है कि 75 लाख तक की अमाउंट उस परिवार को मिलता है जो शहादत देता है। उनके परिवार के एक बेटे को या बेटी को या वाइफ को जॉब मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है जो मिलनी चाहिए थी। मुझे हैरानगी है कि आज 4 साल से इनको क्यों नहीं मिली। वैद साहब, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पे आपने उसको पिन पॉइंट किया। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को जय हिंद जनाब को मॉनिटर किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये मॉनिटर हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये मॉनिटर हो रहा है, और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भी ये प्रोग्राम मॉनिटर हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि आप ग्राउंड पे थे, ग्राउंड जीरो पे आप काम कर रहे थे, उस चीज़ को आपने हेड किया है, आप एक यूनिफॉर्म कॉप की पूरी टीम को हेड किया है। मैं चाहूँगा कि बेसिक जो निटी-ग्रिटी है, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज़ उस पर बात करें, क्योंकि बड़ा आसान होता है दिल्ली से कुछ भी कहना, वैली का सिचुएशन बिल्कुल अलग होता है। तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, और इतने सालों से हम देख रहे हैं काफ़ी मासूमों की जानें गई है, इसको रिजॉल्व करना सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आज सारे कैबिनेट बैठकर इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि हाउ टू रिजॉल्व कश्मीर ASAP, एज सून एज पॉसिबल। तो मैं चाहूंगा कि आप ब्रीफली शॉर्ट में प्लीज बताएं कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और उसको अभी तक सॉल्व किया गया है या नहीं किया गया है, और 4 साल का ये ड्यूरेशन क्यों हो रहा है उन्हें हेल्प देने में। फिर ये मोटिवेशन लो होता है, जो लोग पुलिस में है, नए बच्चे क्यों आएंगे फिर। बिल्कुल जी, मैं इसी के बारे में बताना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें की हैं पिछली गवर्नमेंट्स ने, लेकिन बहुत कुछ अभी करना बाकी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस की कुर्बानी है उसको रिकॉग्नाइज किया गया भारत सरकार से, और पहली बार कोई आई थिंक 10-15 साल हुए, हमें 2004 की बात है या 2003 की, कि कलर्स प्रेजेंट किए गए जम्मू कश्मीर पुलिस को, और राष्ट्रपति खुद जम्मू कश्मीर में आकर उन्होंने ये कलर प्रेजेंट किए। एक बहुत बड़ी बात है। बहुत कम स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं जिनको राष्ट्रपति खुद आकर कलर प्रेजेंट करते हैं, और मैं समझता हूं तब से पिछले 15-16 सालों में बहुत सारी और भी कुर्बानियां हुई हैं। अब वक्त आया है दोबारा प्रेसिडेंशियल कलर प्रेजेंट होने चाहिए जम्मू कश्मीर पुलिस को। एक मेरा ये पॉइंट था, और यहां तक और चीजें करने के लिए मैं बताना चाहूंगा, हमने इनिशिएटिव उस वक्त लिया था इंडियन भारत पेट्रोलियम के थ्रू, उनके जो CMD से उनसे मेरी बात हुई कि हम किस तरह से मार्टियर्स के परिवार को एंगेज कर सकते हैं, और जो प्रॉफिट आए वो इन पेट्रोल पंप्स को और इन जो गैस एजेंसीज हैं इनको चलाकर जो पैसा इकट्ठा होगा उससे हम वेलफेयर स्कीम्स इनके लिए चला सकते हैं, जो हमारे मार्टियर्स के परिवार हैं। तो ये लेकिन प्राइवेट लेवल पे इनिशिएटिव है। मैं चाहता हूं जिस तरह हम रिटायर्ड जो आर्मी के जो डिफेंस पर्सनल हैं उनको उनके जो बॉर्डर में लड़ते हुए शहीद होते हैं, उनको जिस तरह से भारत सरकार मदद करती है, मैं समझता हूं वो चीजें हमें जम्मू कश्मीर पुलिस को भी देनी चाहिए, क्योंकि ये उससे कोई कम जंग नहीं लड़ रहे जो हमारे डिफेंस फोर्सेस लड़ते हैं, क्योंकि इनका लड़ाई ज्यादा मुश्किल है। इनको कश्मीर में रहकर लड़ाई करना भारत का वैद साहब, आई 100% अग्री विथ यू व्हाट यू आर सेइंग कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन में लड़ते हैं, और इनके पास जो रिसोर्सेज है वो कंपेयर टू आर्मी डेफिनेटली कम है, तो इन्हें भी मदद मिलनी चाहिए। मेरी सिर्फ एक गुजारिश ये है कि क्या वी हैव 1.4 बिलियन पीपल, हमारा पॉपुलेशन जो है 1.4 बिलियन है, अगर 1 रुपया भी एक हिंदुस्तानी अगर देता है, वी कलेक्ट 1.4 बिलियन रुपीज़, तो क्या हम लोग आपकी मदद से और NGOs के मदद से और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के मदद से कैन वी राइट
टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री, क्या हम मोदी साहब से ये दरख्वास्त कर सकते कि इस तरह का एक फंड इकट्ठा किया जाए और उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, पूरा लेखा जोखा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो? क्या हम लोग मिलके, जी मीडिया ग्रुप मिल करके, आप लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हैं जो फील्ड में काम किए, हम सब मिलके क्या इस चीज को, इस फंड को इकट्ठा कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया। इनफैक्ट मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, जब मैं डीजीपी था तो हमने एक स्कीम स्टार्ट की थी, क्राउड फंडिंग आप समझते हैं, सोशल मीडिया उसको इंटरनेट में इस्तेमाल करके हमने एक मुहिम चलाई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उसका रिस्पांस जैसा मैं उम्मीद कर रहा था वैसा नहीं हुआ। कुछ लाख रुपए हुए थे जिसको मैंने वेलफेयर फंड में डाला। इसके अलावा हम यहाँ मेला करते थे हर 6 महीने में कश्मीर में और जम्मू में, जिससे हमें हर साल 2 बार काफी पैसा इकट्ठा होता था जो हम वेलफेयर फंड की किट्टी में डालते थे। उससे हम वेलफेयर स्कीम चलाते थे बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए। स्कॉलरशिप स्कीम जो आज भी लागू हैं, जो मार्टियर हैं उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, हायर क्लासेस के लिए स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। इसमें हमारी मदद कर सकती है भारत सरकार भी और पब्लिक भी, ताकि इस किट्टी को बढ़ाया जाए और बच्चों का, अभी हम जैसे 10,000 या 20,000 रुपया महीना देते हैं, अब वही पैसा ज्यादा दिया जा सकता है प्रोफेशनल कोर्सेज में। दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मेरे प्रधानमंत्री जी से और मेरे बाकी जो अलाकार हैं भारत सरकार में, कि जिस तरह आर्मी के शहादत करने वालों को पेट्रोल पंप्स, गैस एजेंसीज और बाकी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो जम्मू कश्मीर पुलिस के शहादत करने वाले उनके परिवारों को वो मिलनी चाहिए। ये मेरी आपसे अपील है। दूसरा, प्रोफेशनल कॉलेजेस में इनके बच्चों को एडमिशन में और नौकरियों में इनको जो मैंने अपने टाइम पे ये प्रपोजल मूव किया था कि जो 5% हम रिजर्वेशन करते हैं वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, उसमें इनको भी हिस्सा दिया जाए, क्योंकि ये उनके बराबर का काम करते हैं। तो मेरी ये भी अपील रहेगी कि इनके जो जिसने कंट्री के लिए शहादत दी उसके बच्चे को सहूलत मिलनी चाहिए, ताकि वो डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। साहब, एक छोटी सी, आई जस्ट वुड लाइक टू पॉइंट वन थिंग कि आज जो भी इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं वहाँ से बॉर्डर से, जो देखा गया है कि अलकायदा के टेररिस्ट आ गए हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे आपने देखा लखनऊ में ई रिक्शा का इस्तेमाल हो रहा है, कुकर बॉम्ब का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वहाँ पे जो लोग लड़ रहे हैं वो डिफेंड कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को। तो अगर कोई भी किसी भी मिलिटेंट को अगर आप पकड़ रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो यू आर नॉट जस्ट प्रोटेक्टिंग जम्मू एंड कश्मीर, यू आर प्रोटेक्टिंग द इंटायर कंट्री। तो इस पूरे देश को जब आप बचा रहे हैं तो हर स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो अलग अलग स्टेट के, उन सब की जिम्मेदारी होती है। अब हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, हम फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, वी आर वॉचिंग जय हिंद जनाब। हमारे साथ याना मीर जुड़ चुकी हैं। याना पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ शहीद गुलाम मुस्तफ़ा साहब के परिवार वाले जुड़ चुके हैं। आप लोगों का सभी का खैर मकदम है। मैं सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा याना से। याना, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू बट वेरी वेगली। आपकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही मुझे। याना, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, हल्की सी। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यू आर वेरी इमोशनल अबाउट कश्मीर, और कश्मीर को लेकर के आप लगातार ट्वीट करती रहती हैं, और आपके जो ट्वीट्स हैं ये अक्रॉस द वर्ल्ड लोग उसे देखते हैं, उस पर रिएक्ट भी करते हैं, एंड यू आर वेरी वेरी सेंटिमेंटल अबाउट कश्मीर। आपको क्या लगता है कि इसको रिजॉल्व करने में हम लोगों की, मैं मीडिया की भी बात करूंगा, मैं पॉलिटिकल लीडर्स की भी बात करूंगा, एक सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है। क्या कमी रह गई, हम कहां चूक गए? जी, पहले तो गुलाम हसन साहब की जो फैमिली यहाँ पे, मैं उनको सलाम करती हूँ, दिल से सलाम करती हूँ। एटलीस्ट वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि
जो उनके घर का ये हीरो थे, ये एक हीरो थे गुलाम हसन साहब, दे एक्सेप्टेड, और यहाँ पे वो इनको शहीद मानते हैं, देश के शहीद मानते हैं, और ये सामने आए हैं। वरना ये भी जानते हैं कि कश्मीर में ऐसे हालात हैं, कई लोग पुलिस की नौकरी सिर्फ वो ज्वाइन करते हैं सिर्फ पैसों के लिए, और ये देश की सेवा करने के लिए नहीं ज्वाइन करती, ये सिर्फ पैसों के लिए ज्वाइन करते हैं पुलिस की नौकरी। और जब उसमें भी जब किसी मौत होती है किसी पुलिस वाले की, तो ये अपने ही शहीद को शहीद मानने से इनकार करते हैं। ये कहते हैं कि इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं थी। मैंने ऐसे, ये मानेंगे, ऐसे बहुत केसेस हैं। इनको लगता है कि जो मतलब देश की सेवा, भारत देश की सेवा करता है, वो इज्जत के लायक ही नहीं है। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जहां पे एक शहीद पुलिस वाले का भाई वो जो बोलता है कि बहन रहने दो, हमें कोई स्टेटमेंट नहीं देना, ये कोई शहीद नहीं था, ये सिर्फ मेरा भाई था, इसकी कोई इज्जत नहीं। मैंने इसको कई बार बोला है कि नौकरी छोड़ दे, अभी हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, अब नौकरी छोड़ दे। इस तरह की स्टेटमेंट्स, अफसोस की बात है कि शहीदों की जो बेवाएं हैं उनको ऐसे रहना पड़ता है जैसे उनके हस्बैंड ने कोई मतलब ह्यूमिलिएशन वाला काम किया, जबकि वो देश के लिए मरा है। तो इस सिचुएशन में गुलाम हसन साहब की फैमिली ओपनली एक्सेप्ट करती है कि गुलाम हसन साहब एक शहीद है, एक मार्टियर है, हमारे देश के एक हीरो हैं। तो इसके लिए मैं इनको सलाम करती हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप पूछ रहे हो कहाँ चूक गए। हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं, इफ यू कंपेयर विद सीआरपीएफ, बहुत डिफरेंसेस है। सीआरपीएफ जो है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और जम्मू कश्मीर की अपनी पुलिस फोर्स है। यूजुअली ये लोग साथ में काम करते हैं जब भी कोई एनकाउंटर होता है या कुछ भी होता है। मगर आप डिफरेंस देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस वालों का रिस्क अलाउंस है ओनली 75 रुपीज, मगर जो सीआरपीएफ वाले हैं, जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स की पुलिस फोर्स है, उनका है 9,000 रुपया। आप फर्क देखिए दोनों में। तो एक मेरे ख्याल से यहाँ पे हमसे चूक हो गई, क्योंकि ये जवान जो है ये अपनी लाइफ को किस तरह से रिस्क में डालते हैं, डेंजर में डालते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे गुलाम हसन साहब की स्टोरी से। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, पीएसओज, एसएचओज जैसे अपनी जान गंवा रहे हैं कि ये किसी की जान बचाते बचाते अपनी जानें गंवा रहे हैं। ये इतना बड़ा रिस्क उठाते हैं, लेकिन इनका रिस्क अलाउंस ओनली 75 रुपीज। इसीलिए आज इनको मांगना पड़ता है कि हमें ये मतलब हमारी पेंशन इंक्रीज कर दी जाए, या हमें फ्री एजुकेशन दे दी जाए, या जैसे आर्मी वालों को ये देते हैं वो देते हैं, हमें भी दे। इन्हें क्यों मांगना पड़ा? इन्हें मांगने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इतने रिस्क उठाते हैं लोगों की हिफाजत करने के लिए। सबसे ज्यादा तो टारगेट यही लोग होते हैं। और इसके बगैर एक और चीज है कि अनफॉर्चुनेटली इनका नाम इसलिए खराब होता है क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो करप्ट हैं, और वो क्या करते हैं, कई कई सालों तक उनकी ट्रांसफर नहीं होती। वो आपस में सिफारिश वगैरह ये वो करके एक ही जगह पे अटके होते हैं। फिर ये मासूम लोगों के बच्चों को जेल में डालते हैं और कहते हैं कि दे दो 10,000, 12,000, 15,000 रुपए, वरना तुम्हारे बेटे पे हम पीएसओ लगा देंगे, उसको मिलिटेंट करार दे देंगे। फिर वो कभी वो पीएसए लगा के फिर वो कभी निकलेगा ही नहीं जेल से। इस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते हैं। ऐसे भी बहुत सारे पुलिस वाले जिनकी वजह से पूरी पुलिस फोर्स का नाम खराब होता है। जो हमारे जाबाज पुलिस वाले हैं, उनका जो ऑनेस्ट पुलिस वाले, जैसे मैं एक पुलिस वाले को जानती हूँ जो डीपीएल में है श्रीनगर में, वो तो कहता है कि हमारे घर में 11 लड़के हैं, मतलब चचेरे ममेरे मसेरे भाइयों को मिला के, हम सारे के सारे पुलिस फोर्स में, आप हमें इससे अच्छी नौकरी दे दो, इससे ज्यादा तनख्वाह दे दो, लेकिन हम पुलिस फोर्स नहीं छोड़ेंगे, हमें देश की सेवा करनी। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे ऑनेस्ट लोग भी हैं, लेकिन इनका नाम खराब होता है इस तरह के करप्ट ऑफिसर्स। तो इन करप्ट ऑफिसर्स को इनकी लिस्ट बना के पहले तो इन्हें सैक करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, इन करप्ट ऑफिसर्स को सिस्टम से निकालना पहला काम है। इससे क्या होगा कि इनकी जो बाकी ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, इनकी रेप्यूटेशन बची रहे। दूसरा करना यह है कि कुछ ऐसे लोग पुलिस जो की वर्दी पहन लेते हैं जस्ट बिकॉज, जैसे मैंने कहा, उनको पैसे कमाने, बस उनको देश से कोई लगाव नहीं है। जैसे आप देखेंगे पिछले साल जो बशीर अहमद साहब का जो अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच जो गन फायर चल रहा था, उसके बीच में उनकी मौत हो गई। उनके सीने पे उनके पोते को बिठाया गया, छोटे से बच्चे को। आपको याद होगा वो पिछले साल की वारदात है। तो उस बच्चे को प्यार से सिक्योरिटी फोर्सेस उठा के लेके जा रहे हैं, मतलब वहां पे वो बीच में आ गए थे, गोली से मर गए, वो भी मिलिटेंट की गोली से मरे। मगर उनकी मिसेस जो एसएचओ है, या शायद रह चुकी थी पुलिस में,
वो और उसकी पूरी फैमिली प्रोपेगेंडा में लग गए, शुरू कर दिया कि जानबूझ के मेरे हस्बैंड को मारा है। अरे उनकी बेटी तो छोटे से बच्चे से बुलवाने की कोशिश कर रही थी कि बोलो कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा है तुम्हारे दादाजी को। मतलब ऐसे लोग कैसे पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं? उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी वाइफ, हर कोई प्रोपेगेंडा में लग गए। ऐसे एंटी नेशनल लोगों को पुलिस में नौकरी कैसे मिलती है? तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए पुलिस में, जैसे नौकरी देने से पहले जैसे करते हैं मेडिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट, उस तरह एक एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए जिससे कि समझ में आए कि ये लोग। याना, could you hold for a moment please? हेलो याना जी, उनके फैमिली के बेटे से मैं बात करना, गुलाम मुस्तफ़ा साहब के बेटे हैं, स्टूडियो से कनेक्टेड हैं। बेटा बात सुन रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ बेटा बताओ कि आज याना दीदी ये कह रही हैं कि किस तरीके से करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो ऑनेस्ट हैं उनको वो छुपाते हैं। तो आप नेशनल चैनल पे, रादर इंटरनेशनल चैनल पे क्या कहना चाहेंगे कि हाउ प्राउड, आपको कितना फख्र है अपने फादर पे? पहले ये बात मैं अर्ज करूंगा कि हमारे पापा शहीद हुए, उन्होंने एसपी साहब मतलब आशीष मिश्रा, इससे पहले हंदवाड़ा में ड्यूटी थे, वो शायद आज पुलवामा में ड्यूटी है, तो उन्होंने उनकी जान बचाई। उनको मतलब अंदर मिलिटेंट थे, पता नहीं रूम में थे, किचन में थे, अंदर से बाहर से आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी जान दे दी, एसपी साहब को बचा लिया, अपनी जान से खेल बैठे। चलो हमें फ़ख्र है कि शहीद हो गया, तकदीर ऐसी थी, लिखी हुई थी। तो उसके बाद हमें जब पता चला, उस दिन नेट नहीं चल रहा था, रात को हमें मतलब सुबह हमें पता चला कि हमारे पापा शहीद हो गए। तो सब जब सुबह लोग सो गए, उसके बाद हमारे घर मतलब बहुत ताज़ीब चलती रही 4, 5, 10 दिन। उसके बाद हमारे मिश्रा साहब भी आए, जिलानी साहब भी आए, तो उसके बाद हमारे कागज़ बने, डॉक्यूमेंट, अभी तक वो हमारा SRO अभी तक नहीं हुआ है आर्डर, तो और सब कुछ मिल गया है। तो हमें फ़ख्र है कि हमारे पापा भी शहीद हुए। तो क्या बताएंगे आप? नहीं, अब आप क्या चाहते हैं? मतलब आपकी जो आवाज़ है ये पावर कॉरिडोर्स में इसे सुना जा रहा है, आप क्या चाहते हैं? क्या किया जाए? भारत सरकार द्वारा क्या किया जाए? भारत के आवाम द्वारा क्या किया जाए? ताकि हम यही कहते हैं भारत से कि जो भी जितने भी शहीद हुए, हम अपना नहीं बोल रहे हैं, कि जितने भी शहीद हुए इनके साथ इंसाफ मिले, इनकी जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए। जैसे आर्मी वाले शहीद होते हैं, इनको मतलब बहुत कुछ मिलता है, तो पुलिस वालों को उतना कुछ नहीं मिलता है। एक तो वो कुछ पैसे रिलीज के निकलते हैं, उसके बाद फिर ऑर्डर में थोड़ा टाइम लग जाता है। हमारा जैसे कि हमारे ऑर्डर को 4 साल हो गए तकरीबन, अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ है। तो ऐसे कि पुलिस वालों के जो शहीद हुए हैं इनके साथ इंसाफ मिले, इनके घर में आना जाना रहे, ताकि मतलब हम अभी कौन से बूढ़े हो गए थे या जवान हो गए थे, हमारे पापा भी होते हैं, हम भी कुछ ज़िंदगी के मतलब कुछ रंग देखते आगे आगे। चलो अल्लाह ताला ने मुकद्दर में इतना ही लिखा था, उनका भी रोज़ी पानी। मैं यही कहता हूँ कि जो आर्मी वालों को मिलता है और शहीदों को, ये पुलिस वाले शहीदों को भी सब कुछ मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा, उनकी भांजी भी वहाँ बैठी हैं, जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब की भांजी भी वहाँ बैठी हैं। बेटा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बहू है सर। बहू हैं जी, आप जी आप बताएं कि किस तरह की मदद भारत सरकार द्वारा आपको चाहिए, या भारत के जो आवाम है वो किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं, और क्या परेशानी है आपकी, प्लीज़ बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हमारे घर में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जी, हमें बहुत सारा की तकलीफ़ होती है। मामू के जाने के बाद वो हमारी ज़िंदगी के सबसे वरिष्ठ थे, तब से हमारे रहन सहन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमारे घर में मेरी ममानी है, वो मेरे मामू भी हैं और मेरे ससुर भी थे। जो मेरी सास है वो शुगर पेशेंट भी है, हार्ट पेशेंट भी है, उसकी दवाइयों का खर्चा, बाकी चीज़ों के अखराजात हम पूरे नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने तो हमारी मदद की, लेकिन उनसे मामू की कमी पूरी नहीं होती है। मैं अब आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो हमें
ये ऑर्डर है, ये मिल जाना चाहिए। एक नौकरी नहीं, हमारे घर में हम पढ़े लिखे हैं, हमें एक नौकरी की और ज़रूरत है, चाहे हमें 2 नौकरियां मिलनी चाहिए। और हम जो लास्ट एरिया है वो जंगल का एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, हमें रहने के लिए एक क्वार्टर चाहिए और जिसमें हम सेफ रह सकें। बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हमें हर एक किस्म की तकलीफ़ होती है वहाँ पे। कोई भी फेस्टिवल होता है हमारे घर में मातम सा छा जाता है, ऐसे कुछ भी नहीं रहता है जैसे मामू के साथ। मामू ने अपनी पूरी टाइम ना अपने जॉब के साथ रहे हैं, हमारे साथ कम टाइम उसने गुजारा है, हम उसे बहुत मिस करते हैं। जैसे कल ईद है, ईद पे हमारे घर में मातम छा जाएगा। जो मेरी मम्मी है वो भी बीमार रहती है, तरह तरह की तकलीफ़ें होती हैं, हमारी पढ़ाई छूट गई है, सब कुछ छूट गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी मदद की जाए, हमें क्वार्टर दिया जाए, हमें नौकरी दी जाए। तो बस यही गुजारिश है हमारी आप सबसे। बेटा, आपको एक बात मैं अश्योर कर दूं कि जी परिवार आपके साथ है और ईद हम सब साथ सेलिब्रेट करेंगे और ऐसी कोई बात नहीं। रही बात जो डिमांड्स हैं आपके, जायज़ डिमांड्स हैं, और मैं गुजारिश करूंगा याना से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा याना से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसपी वैद साहब से कि जब भी वो दिल्ली हेडक्वार्टर्स आए जी के, तो कोशिश हम करें कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस साउथ ब्लॉक में है, बहुत दूर नहीं है, वहाँ पे जाया जाए। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार हम जा सकते हैं, उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और वैद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज गो अहेड। यहाँ तक जो मैं समझा हूँ, इनका एसआरओ में जो एंटाइटलमेंट है एक जॉब की बेटे को मिलना चाहिए वो या उनकी वाइफ को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। उसके लिए मैं आज ही बात करूंगा जो इस वक्त डीजीपी हैं मिस्टर दिलबाग सिंह और एआईजी पर्सनल हैं, उनसे बात करूंगा। और मेरी इनसे रिक्वेस्ट है ये एसपी हंदवाड़ा के पास जाएं और वो इनको पुलिस हेडक्वार्टर लेके जाएंगे और वो इनका जो भी एसआरओ 4 साल जनरली एसआरओ केस इतनी देर नहीं होता, उसमें कोई मुझे लगता है कोई दिक्कत आ रही है, वरना 3-4 महीने में ये काम हो जाता है। या तो ये सिविल डिपार्टमेंट में जॉब चाहते हैं और सेक्रेटरीट से होता है, उसमें थोड़ी देरी हो जाती है। तो ये जो भी मसला होगा ये मैं उनसे बात करूंगा कंसर्न अथॉरिटी से, वो अगर जरूरत पड़े तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे। मैं भी उनसे अपनी पर्सनल इंटरवेंशन करूंगा। दूसरा, जो याना कह रही थी कि करप्शन, उसका मैं ऐसे कहूंगा कि ये सिर्फ पुलिस में इशू नहीं है, पूरे कंट्री के हर शोबे में करप्शन एक बीमारी है जो हमारे करैक्टर से लिंक्ड है, उसका सिर्फ पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरा, 2 बातें मैं जाते जाते जरूर कहूंगा कि पुलिस में ज्यादा दिक्कतें आती हैं जब कोई एसपीओ जो टेम्परेरी जॉब होता है उसको नहीं जॉब मिलता, क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉय के बच्चे को एंटाइटलमेंट है जॉब की, लेकिन एसपीओ को ये बच्चे को बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो एक टेम्परेरी एम्प्लॉय होता है। उसके लिए मेरी पीएमओ से रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई स्कीम बनाई जाए कि उनका भला किया जाए। और दूसरा, एक सेफ हाउसिंग बहुत जरूरी है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सिस्टम फॉर पुलिस, जे&के पुलिस स्टार्ट करना चाहिए, जिस उसमें हम बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की भी मदद ले सकते हैं। अगर वो हम चला सकें तो एक बहुत बड़ी मदद पुलिस परिवार की होगी। ये मेरा एक विचार था जो मैं मेंशन करना चाहता था। नहीं वैद साहब, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि सब मिलजुल के अगर इस काम को करते हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस, जितने भी लोग, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, इन जितने भी यूनिफॉर्म कॉप्स हैं, इनकी मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे ये कहते हुए बहुत फ़ख्र हो रहा है कि याना ने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज भी उठाए हैं। आपने भी एक प्रोएक्टिव एटीट्यूड, एक प्रॉपर गुड सिटीज़न का आपने एग्जाम्पल दिया है। आपने अपने पूरे लाइफ टाइम में उस चीज़ को जाहिर किया है, आपने करके दिखाया है।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं परिवार वालों से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि बेटे हम लोग ईद बिल्कुल साथ मनाएंगे और जी परिवार, पूरा जी ग्रुप आपके साथ में है। और हम ये चाहेंगे कि आप सिर्फ, यू आर नॉट अ हीरो फॉर जस्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट यू आर हीरो फॉर द एंटायर कंट्री, यू आर हीरो फॉर साउथ एशिया, यू आर हीरो फॉर द वर्ल्ड। पूरा दुनिया आपको देख रहा है, ऐसा नहीं है कि कश्मीर में निगाहें पूरी दुनिया की लगी हुई है। और इसलिए इस मुल्क को बेहतर करने के लिए, कश्मीर को पीसफुल करने के लिए हम सब की कोशिश रहेगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक प्लैनेट है, वी डू नॉट हैव टू अर्थ, हमारे पास सिर्फ एक अर्थ है। इसलिए मैं इसको वाइंड अप करने से पहले सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, आई डेडिकेट दिस शेयर टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली टू गुलाम मुस्तफ़ा साहब, कि हमें तो सुरखूर होना है आका की निगाहों में, ज़माने का क्या नासिर, भला माने बुरा माने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम।